ब्रिटेन के लंदन में पैदा हुई एक लड़की जो माँ बाप से जिद करती है, यानी जब वो पैदा होती है उसके महज 4 साल बाद ही वो कहती है कि एक जगह है जो मेरे ख्वाबों में आती है, यानी मेरे सपनों में आती है, जिस जगह बहुत ही रक्स यानी भीड़ लगी हुई है। शाह आलमी उस जगह का नाम है। मुझे उस जगह पर जाना है और वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करनी है, कुछ लोगों को मुझे देखना है और उनसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। यानी और कुछ दिन बीतते हैं, क्योंकि माँ बाप को क्लियर नहीं बता पाती है ना कि कहाँ पर कौन सी जगह है। लेकिन उसके बाद कहती है कि लाहौर मुझे जाना है और वो मुझे अपनी आँखों से देखना है, वो तंग गलियाँ, वो अपनी हवेलियाँ मुझे देखनी हैं। जब ये बातें वो लड़की करती है तो माँ बाप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की ये एक लौती संतान थी और वो संतान ऐसी जगह की बात कर रही थी जहाँ पर वो संतान कभी गई नहीं। माँ गर्भ से होती है तब भी वहाँ पर उसकी मॉम भी यानी माँ भी वहाँ पर नहीं गई थी। दोस्तों, लंदन जैसी जगह पर ये पैदा हुई थी। एक बड़े परिवार में इसका जन्म हुआ था, बड़े खानदान में जन्म हुआ था। इसके बाद जो आगे होता है, जब इसको लाहौर लाया जाता है तो ये लड़की महज 11 साल की उम्र में लाहौर के शाह आलमी बाजार में आती है और वहाँ पर जो भी लोग व्यापारी थे या जो काम कर रहे थे, ये लड़की उन सभी के गिरबान पकड़ती है और उनको भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगती है। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है और इतना सब कुछ मसला हो जाता है कि यहाँ का जो कानून है उसे इन सब चीज़ों के बीच में दखल देनी पड़ती है। जब ये लोग कानून जब दखल देता है तो करीबन 5 दिन तक इन तीनों जनों को, यानी माता पिता और उनके साथ और भी कुछ लोग आए थे, उन सभी को कानून के साथ रहना पड़ता है, यानी पुलिस थाने में रहना पड़ता है और अपनी सफाई में बहुत सारी चीज़ें कहनी पड़ती है। एक छोटी लड़की ने, 11 साल की लड़की ने इतना बड़ा विवाद दूसरे देश में जाकर कर दिया था। लेकिन बात यहाँ पर ये बनती है कि उस लड़की ने विवाद क्यों किया था, कौन सा सन था, क्या उसके तार जुड़े हुए थे, क्यों वो इतनी सी उम्र में लोगों से इतना अभद्र व्यवहार कर रही थी जबकि वो दूसरे देश में घूमने के लिए आई, क्यों उसने लोगों का गिरबान पकड़ा और क्यों उन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगी। जब इस पूरी घटना को आपको बताऊंगी ना तो कुछ लोगों का दुख सामने उभर कर आएगा, कुछ लोगों की आंखों से आंसू आ जाएंगे और शायद लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश का बंटवारा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। दोस्तों, हालांकि इस घटना को ज़्यादातर लोगों के सामने नहीं रखा जाता है, क्योंकि इस घटना के कुछ जो लोग हैं वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन बड़ी मशक्क़त के बाद और बड़ी मेहनत के बाद आपके लिए कहीं 2 तस्वीरें लेकर आई हूँ, जिनमें से एक तस्वीर आपको बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देगी। ये वो लड़की है जिसने बाज़ार में जाकर बहुत ज़्यादा शोर, और जो यहाँ पर लंदन की रहने वाली है, जिसने बहुत ज़्यादा शोर और बहुत ज़्यादा परेशानी करी है। हालांकि ये बिटिया आज किसी के बीच में नहीं है, इस दुनिया से जा चुकी है। पूरी कहानी को जरा ध्यान से सुनना जनाब। ये उन तारों को खोलती है जो तार शायद इतिहास के पन्नों में जमे हुए हैं, जिन्हें उखाड़ना कोई चाहता नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश के लंदन से। लंदन में एक परिवार रहता है। परिवार में ओलिविया नाम की एक महिला रहती है। इसके पति का नाम जिम होता है। जिम और ओलिविया एक अरसे से माँ और पिता नहीं बन रहे थे। दोस्तों, इनकी कोई भी संतान नहीं होती है, लेकिन अचानक से ओलिविया को पता चलता है कि वो 2 महीने की गर्भवती है, यानी उसके गर्भ में कोई संतान ठहर चुकी है। वो कुछ जरूरी चेकअप कराती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है और वो माँ बन जाती है। दोस्तों, वो माँ बनती है तो माँ बनने के साथ बहुत सारी खुशियाँ उसके जीवन में आई थी, क्योंकि इससे पहले वो बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन माता पिता नहीं बन रहे थे। 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने बाद इनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। 1971 की आपको बातें बता रही हूँ और उसी बेटी का वो थोड़ी देर पहले फोटो था, वो मैंने लगाया था। यानी उस बेटी का नाम एमा रख दिया जाता है। एमा बहुत खूबसूरत थी, सच में ही बहुत खूबसूरत थी। लेकिन एमा की नाक जो यहाँ से छिदी हुई होती है, कानों में जगह थी, कानों में भी आभूषण आप अभी उसे पहना सकते हो, इस तरह के निशान नहीं थे। बाकायदा आप उसे होते ही, पैदा होते ही कानों में कुछ भी पहना सकते हो, यानी कुंदन या टॉप्स या कुछ भी उसके कानों में डाल सकते हो। इस चीज़ को देखकर जो एमा के माता पिता हैं, ओलिविया जो होती है, वो कहती है कि ये क्या है। जब डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर हैरान, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहला ऐसा कुछ था कि पहले से ही किसी के दोनों कान और नाक इस तरह से आए हों। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे वक्त बीतता है। एमा बड़ी होती है। एमा अब 3 से 4 साल में चलती है। तो एमा अपने हमेशा उदास रहा करती थी।
ओलिविया जो थी वो केवल अपनी बेटी को संभालती थी। ओलिविया के पति जो जिम होते हैं वो बहुत ही सरकारी कुछ कामों में भी व्यस्त रहते हैं और बहुत योगदान था उनका। एक अमीर परिवार आपके सामने रख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि एमा जब उदास होती है तो एमा की माँ बहुत चिंतित होती है। ये बातें जिम को बताती है। जिम अपनी बेटी से पूछना चाहता है, तभी वो कहती है कि मुझे शाह आलमी बाजार जाना है। अब ये नाम थोड़ा थोड़ा सुना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो जिम था वो बहुत ही ज़्यादा इतिहास को या बहुत सारी चीज़ों को, और आपको पता है ब्रिटिश के जो तार जुड़े हुए थे वो भारत से जुड़े हुए थे। और भारत के बाद जब आज़ादी मिलती है तो ब्रिटिश से अलग, यानी जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से भागती है धूम दबाकर, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि देश का बंटवारा होता है। अब यहाँ पर ये बात सुनी हुई थी, लेकिन बेटी की बात पर गौर नहीं दी जाती है। उस बेटी की बातों को आगे धकेल दिया जाता है और उसका पालन पोषण कर दिया जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो एमा थी वो बहुत ही उदास और मायूस रहती है। कभी कभी कहती है कि मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तक कि एक बात जो मैं आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मैं आज रख रही हूँ, क्योंकि कुछ बातें कहनी ही ज़रूरी होती हैं। एक दिन की बात होती है, एमा उठकर अपने माँ बाप के पास आती है और अपने पिता से कहती है कि तुम बहुत गंदे हो, माँ के साथ तुम बहुत गलत करते हो। अब ये बात क्या थी दोस्तों? यहाँ पर एमा कहती है कि जो आप रात के वक्त माँ के साथ करते हो वो बहुत गलत है, उससे पेट में दर्द होता है और तकलीफ होती है। ये बात सुनते ही पिता हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मामला कुछ और है। वो कई इतिहास की किताबें खंगालता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एमा धीरे धीरे बड़ी होती है। अब एमा लाहौर का नाम लेने लगी थी कि मुझे लाहौर की शाह आलमी गलियों में जाना है या उस बाज़ार में जाना है जहाँ पर बहुत कुछ हुआ था। एमा ने करीबन 7 साल की उम्र में माँ बाप के सामने एक बहुत बड़ा सच रखा। वो रोती रहती थी, हमेशा रोती रहती थी। माँ उसे रोंदू कहकर बुलाया करती थी कि तू बहुत रोती है। रिश्तेदार भी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर एक और ताज्जुब भरी बात थी कि एमा हिंदी में बात किया करती थी, यानी उसका लहजा कुछ ऐसा था कि हिंदी में बात करना, और यहाँ पर वो भगवान को भी बिना बताए ही जानती थी। अब इस कहानी को जब सुनोगे ना तो आंखें नम हो जाएंगे। एमा हिंदी को भी जानती थी। अब यहाँ पर पिता उससे पूछने लगता है तो एमा कहती है कि मुझे वहाँ पर जाना है, शाह आलमी बाज़ार में जो आग लगी थी वहाँ पर मेरा परिवार है। उसने इस बात का जिक्र किया। अब शाह आलमी बाज़ार में कब आग लगी थी? लाहौर का शाह आलमी बाज़ार, उसमें कब आग लगी थी, क्या हुआ था, इस चीज़ के बारे में जो एमा के पिता होते हैं जिम, वो खंगालने लगते हैं। दोस्तों वो चारों तरफ इस बात को खंगालते हैं और ढूंढते हैं क्या हुआ, तो उन्हें एक इतिहास मिलता है। सच में ही जो बेटी कह रही थी, यहाँ पर जून 1947 में दंगइयों ने या वहाँ के लोगों ने, जो शायद अपना सोचते थे दूसरों का नहीं सोचते थे, इस शाह आलमी बाज़ार को जलाकर तहस नहस कर दिया था। और एक और बात आपको बताऊं, जब पिता ने इतिहास खंगाला या पिता ने जानकारी निकाली तो जो शाह आलमी बाज़ार था ना, इसमें एक भी मुस्लिम नहीं था। ये पूरा बाज़ार हिंदुओं का था और यहाँ पर हिंदू रहकर दुकानदारी, सेठ, बड़े बड़े सेठ यहाँ पर रहा करते थे। उनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ यहाँ पर थी। तो उसकी बेटी के तार वहाँ पर क्यों जुड़े हुए हैं? क्या मामला है ये मामला क्या दर्शाता है? और अब इस लड़की ने, जो एमा होती है, वो कहती है कि मुझे शाह आलमी जाना है तो जाना है, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। 11 साल तक इस लड़की को समझाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर सेफ नहीं माना जाता था। हालांकि पर्यटक वहाँ पर जाया करते थे, लोग घूमने के लिए भी जाया करते थे, या व्यापार के माध्यम से कोई बिहार या कहीं पर जा रहा था तो वहाँ पर वो ज़रूर होकर जाया करता था, उनकी तंग गलियाँ या ये सारी चीज़ें देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर हवेली होना, वहाँ पर परिवार होना किस तरफ इशारा कर रहा था? जब ये 11 साल की होती है तो 11 साल 1900 यहाँ पर 82 का टाइम आ जाता है। 1971 से 82 का टाइम आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की अब बिल्कुल खाना पीना, और ये बहुत दुबली पतली हो जाती है, यानी बहुत ठीक ठाक थी, ये बहुत दुबली पतली हो जाती है। इसे चिंता सताने लगती है और कहती है कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना है। उससे पहले बहुत यानी ऐसी खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें होती हैं, माफ़ करना, अब इसके बाद इसके माँ बाप अपना जो वहाँ जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं कि बेटी अगर इसी तरह से रही, डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर इसके सवालों का जवाब नहीं मिला तो ये इस दुनिया से चली जाएगी और इसका जीवन कोई नहीं बचा सकता। हालांकि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों एमा को यहाँ पर 1982 में पाकिस्तान के
यहाँ पर लाहौर में लाया जाता है। और जैसे ही एमा लाहौर में आती है तो वो खुशी के मारे झूम उठती है और वहाँ का सब कुछ देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही पल वो जैसे आगे चलती है वैसे ही उसकी आंखें नम हो जाती है और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वो रोती हुई अब शाह आलमी बाजार पहुंचती है। बहुत बड़े गेट को पार करके अंदर जाना पड़ता है। जाते जाते वो सबकियाँ बदलने लगती हैं, यानी अब तक तो वो धीमे रो रही थी लेकिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और एक ऐसी संदिग्ध यानी बहुत ही एक सक्की निगाहों से सभी लोगों को देखने लगती है और अपने बाबा से कहती है, अपने पिता से, कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गया मेरा परिवार, यहाँ से कहाँ गए। और तभी यहाँ पर एमा एकदम से क्रोध में आ जाती है और गुस्से में आने के बाद वहाँ के दुकानदारों का गिरबान पकड़ लेती है। अब वहाँ पर वो लोग वहीं के थे, वो लोग सभी एमा और एमा के परिवार को, और एमा का परिवार कुछ लोगों को साथ लेकर आया था अपनी सिक्योरिटी के लिए। तभी लोग इकट्ठा हो जाते और कहते हैं कि साहब बाहर से आकर हम पर हाथ उठा रहे हो, एक बच्ची पर। तभी एमा ज़ोर ज़ोर से गाली देने लगती है और कहती है कि तुम लोग बहुत नीच हो, बहुत पापी हो, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। यहाँ पर मेरे बाबा की कपड़ों की दुकान हुआ करती थी, वहाँ पर तुम कैसे बैठे हो और इस दुकान को कैसे तुमने बदल दिया। यहाँ पर तो मेरे बाबा बैठा करते थे, तुम इस जगह पर बैठने लायक नहीं हो। एमा ने जब ये सब कुछ कहा वो दुकानदार हैरान हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस की दखलंदाजी होती है। एमा और एमा के परिवार को पुलिस अपने कब्जे में लेती है, कहती है कि आपकी सुरक्षा के लिए सही है क्योंकि आपकी बेटी ऐसा व्यवहार कर रही है, उसको शांत कीजिए। अब ये इनको पुलिस चौकी ले जाते हैं कि भाई साहब ये मामला क्या है, आप हमारे यहाँ इलाके को बदनाम क्यों कर रहे हैं, आपकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। तभी यहाँ पर एमा भड़क कर बोलती है, कहती है कि मैं भी इसी बाजार की रहने वाली हूँ, मैं भी यहीं पर बड़ी हुई हूँ, जन्मी हूँ। तो पुलिस वाले मुँह फाड़ कर देखते रह जाते हैं, तुम यहाँ पर कैसे जन्मी हो, तुम्हारे बालों का कलर अलग है, तुम्हारी स्किन का कलर अलग है, यानी जो त्वचा का कलर है, तुम यहाँ की हो ही नहीं। वो कहती है मैं यहीं की हूँ, मैं यहीं की हूँ, लेकिन मैंने जो दर्द सहा है ना तुम नहीं समझ सकते। दोस्तों इसके बाद पुलिसकर्मी कहते हैं कि आपकी बेटी शायद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, आप इसे काबू में कीजिए। एमा के जो पिता जिम होते हैं वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, बेटी को संभालते और कहते हैं कि बेटी तुमने घर हमें नहीं बताया, हम तो उससे सब कुछ पूछेंगे। जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, जहाँ उन्होंने अपने पैसों से जगह ठहरने के लिए ली थी, वहाँ पर पुलिस उन्हें छोड़ देती है। लेकिन पुलिस ने कहा कि 5 दिन तक तुम्हें यहाँ पर हाजिरी लगानी होगी, हम नहीं चाहते कि हमारी यहाँ की व्यवस्था खराब हो और हमारे यहाँ आकर तुम ऐसा बर्ताव करो। दोस्तों एमा घर जाती है, पिता नाराज हो जाते हैं आज के व्यवहार के लिए। तभी एमा बहुत जोर जोर से रोने लगती है, कहती है कि आपको क्या पता मेरे साथ क्या गुजरी है, मेरे साथ क्या बीती है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब बचपन से ही ये क्या गुजरी और पेट का दर्द का क्या मामला था। आज एमा के पिता जिम पूछना ही चाहते हैं क्योंकि यहाँ से जाने का, घूमने का तो मतलब ही नहीं है, 5 दिन तक वहीं पर हाजिरी लगानी है। और बेटी ने ऐसा कर दिया है, बाजार में कहा गया कि यहाँ पर घूम सकते हो लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकते 5 दिन तक, ये हिदायत उन्हें दी जाती है। अब एमा के पिता उससे पूछना चाहते हैं कि बेटी मामला क्या है, तो ये मामला क्यों नहीं बता रही है, क्या बात है। तो वो कहती है कि बाबा इस बाजार को देखकर सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। तभी एमा एक घने सपने में खोती है, बैठे बैठे मानो वो दूसरी दुनिया में जाती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तभी कह रही है कि बाबा मेरा नाम एमा नहीं है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, रूपचंद की बेटी हूँ। बाबा हम 4 बहनें हुआ करते थे, मेरी माँ का नाम विद्यावती था, रूपचंद मेरे पिता थे, कपड़ों के व्यापारी थे, और जिस व्यक्ति का मैंने गिरबान पकड़ा था ना यहाँ पर, जो शाह आलमी बाजार है, जो मुस्लिम था, वो मेरे बाबा की दुकान पर बैठा हुआ था और मैं यहाँ पर अपने बाबा के लिए खाना लेकर आती थी और यहाँ पर हम सभी लोग एक साथ रहा करते थे। मेरे बाबा रूपचंद हम 4 बेटियों पर बहुत प्यार करते थे। मेरा बाबा कपड़ों का व्यापारी था, घना बड़ा व्यापारी नहीं था, लेकिन हम ठीक ठाक अपना जीवन काट रहे थे, पैसे की कोई दिक्कत, कोई कमी नहीं थी। हमारी हवेली थी, बड़े व्यापारियों को हम टक्कर दे रहे थे, हमारा काम इतना अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी वो गहरी रात आती है। बाबा 20 जून की रात, आज भी उसे तारीख याद थी, 20 जून 1947 शुक्रवार का दिन होता है। बाबा उस दिन भीड़ आती है और हमारे उस हंसते खेलते परिवार में, जहाँ पर हमारे लिए अनाउंसमेंट यानी एक घोषणा की जाती है और केवल 4 घंटे रात के वक्त हमें दिए जाते हैं बाबा कि घरों से निकलकर यहाँ से निकल जाओ, इस बाज़ार के हालात ख़राब होने वाले हैं। हमारे जितने भी परिवार थे, हम 4 बहनें, एक का नाम लाजवंती, प्रकाश, सुमित्रा, शांति, मेरा नाम लाजवंती था। मैं बहुत खूबसूरत थी।
बला की तरह मेरी सुंदरता थी। जब ये सब घोषणा होती है तो हमारा एक भाई होता है श्यामलाल, जिसका नाम होता है, जो छत पर सोया हुआ था, हवेली की छत पर सोया हुआ था। हवेलियों की जो छतें थी वो लकड़ी से बनी हुई थी, ऊपर चूने का काम था, और जो आज गाटर होते हैं ना लोहे के, वो लकड़ियों के थे। उसने कहा कि बाबा मेरा भैया छत पर सो रहा था, माँ उसे भागकर जगाने के लिए जाती है, तो वो जानता है कि माँ मुझे पढ़ने के लिए भेज रही है, तो मेरा भाई कपड़ों में लिपट जाता है कि मैं नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पर सोऊंगा। गर्मियों के दिन थे। माँ उसे जगा कर लाती है और कहती है कि बाबा जब ऊपर से मेरा भाई आता है तो हम सभी बहनें, मैं जवान थी और मेरी शांति बहन सबसे छोटी थी, मैं दूसरे नंबर की थी, प्रकाश सबसे बड़ी थी और सुमित्रा थी, तो हम चारों बहनें गहने जेवर पहनने का बहुत शौक़ रखा करती थी और हम चारों ही बहुत खूबसूरत थी। मैं जो दूसरे नंबर की थी, हम सभी एक कपड़ा हमने ज़मीन पर बिछा रखा था। मेरी चाची थी, मेरे चाचा थे, मेरे बाबा रूपचंद थे, हमारा कपड़ों का काम था। हम सभी महिलाओं ने अपनी चांदी की पजेब, जो आधा पाप भर की हुआ करती थी, यानी 250 ग्राम की, कानों से सोने के जेबर, अपने जितने भी जेबर थे, हाथों से सोने की चूड़ियाँ, पायल, कंगन, जो भी थे, सब उस पोटली में रखे। और जितना सामान था, शायद मेरे माँ बाप को उम्मीद थी कि हम यहाँ पर दोबारा आएंगे। मेरी माँ ने क्या किया, मेरी माँ ने उस पोटली को एक दरवाजे की बगल में गड्ढा खोदकर और वहाँ पर उस पोटली को ज़मीन के काफ़ी नीचे दफनाकर और उसके ऊपर ईंटों को जमा दिया। ईंट लगी हुई थी हमारी हवेली में। बाबा हम ये काम करते हैं और उसके बाद यहाँ से हम भागने की फिराक में होते हैं, लेकिन 4 घंटे का समय रात के वक्त शुक्रवार 20 जून कब निकल गया ये हमें पता ही नहीं चला और उस बाज़ार में आग लग जाती है। यहाँ पर दंगे आते हैं, हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। मेरी माँ, मेरे पिता भागते हैं, हम चारों बहन भागते हैं, हमारे साथ हमारा भाई भी था, चाचा चाची सब भाग जाते हैं। लेकिन जैसे आग बढ़ रही थी, दंगाइयों ने मुझे पकड़ लिया। जब मुझे पकड़ा तो मेरे बाबा पीछे रुकते हैं और मेरे बाबा को यहाँ पर जब मारने की कोशिश की जाती है तो मेरी बहन सामने आती है। बाबा उन बहनों की आबरू को बचाने के लिए और उनकी जान को बचाने के लिए उन दंगाइयों से आगे भागने लगते हैं और उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। मेरे बाबा जो पीछे मुड़ना चाहते थे, भाई चाचा मुड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं मुड़ पाते हैं। मैं उन लोगों की गिरफ्त में आ जाती हूँ और उसके बाद मेरा परिवार वहाँ से निकल जाता है। मुझे नहीं पता मेरा परिवार कहाँ पर गया, लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो बीती वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। उस लड़की की महज 11 साल की उम्र में आंखों से आंसू बहते हैं। तभी वो कहती है कि उसके बाद मुझे पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद मेरे तन से कपड़े खींचे जाते हैं। कपड़े खींचने के बाद बिना कपड़ों के मुझे साथ ले जाया जाता है और एक अंधेरे कमरे में डाल दिया जाता है, जो हिस्सा आग से बचाया गया था। मुझसे पूछा जाता है कि कहाँ है वो धन, कहाँ कुछ रखा है तुम्हारे घर में। डर के कारण कपड़े मांगने की चाह में मैंने उनसे वो भी बता दिया कि गेट के पीछे फलानी जगह पर है। वहाँ से उसको निकाल लाते हैं। सुबह होती है, अफरा तफरी है, बहुत कोशिश करती हूँ, मेरे तन पर कपड़े नहीं हैं। बाबा आप यकीन नहीं मानोगे, लोग बाहर दंगा करके आते थे और मेरे शरीर के साथ खेलते थे। मुझे वहाँ पर कुछ इस तरह से रखा गया, मुझे मरने नहीं दिया। मैंने तमाम कोशिशें करी, मेरे साथ मेरे पास एक भी ऐसा सामान नहीं छोड़ा जिससे शायद मैं अपनी जान को इस दुनिया से दूर भेज सकूं। ये सब कुछ हुआ उन गलियों में जिन गलियों में मैं खेल कर बड़ी हुई थी, जिन गलियों में शायद मैं बड़ी होकर मैंने अपना जीवन जिया था। मेरा परिवार मुझे नहीं पता कहाँ पर था, लेकिन करीबन 15 दिन तक मेरे साथ यही सब कुछ चलता रहता है। जीने लायक मुझे खाना भी दिया जाया करता था। चारों तरफ अफरा तफरी मेरे आंखों के सामने रहती है, केवल कानों से सुनती हूँ ये चल रहा है। मेरा परिवार जो शायद भारत चला गया होगा। मेरे पिता का नाम यहाँ पर वो बताती है बार बार रूपचंद है। दोस्तों यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें होती है और एक और चीज़ वो देखती है, उसकी मरी हुई बहन के साथ उसे 2 दिन तक रखा जाता है। मरी हुई बहन की आबरू को भी नहीं छोड़ा जाता है। ये एक हैवानियत की मिसाल है। यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये कहती है कि बाबा जब मुझे 15 दिन के बाद कपड़े दिए जाते हैं, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं टूट चुकी थी, मेरे कदम नहीं रखे जाते, तो मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तुम्हें अब हमारी तरह बनना होगा, तुम्हें यहाँ पर दुआ मांगनी होगी, ये सब कुछ करना होगा। ये सब कुछ मेरे साथ चलता रहता है, लेकिन मेरा अंदर की आत्मा मुझे जीने नहीं देती।
मुझे रहने नहीं देती और उसके बाद मुझे मौका मिलता है और मेरे प्राण मैं अपने शरीर से खुद निकालती हूँ, इस दुनिया से चली जाती हूँ। मैं जीते जी मुझ में कुछ नहीं छोड़ा, तो मरने के बाद मेरे शरीर का कुछ भी करें मुझे कोई दुख नहीं था। लेकिन जो मैंने 15 दिन मेरे ऊपर बीती, 15 से 16 दिन जो मैंने देखा, वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं था। लेकिन बाबा आज जब मैं इस जगह और इस गली में आती हूँ तो यहाँ पर एक भी व्यक्ति अपना नहीं है। और हकीकत है, आप इतिहास या हिस्ट्री निकाल कर देखिए, शाह आलमी में आज आपको एक भी हिंदू नहीं मिलेगा। और इतिहास पढ़िए, उससे पहले शाह आलमी में एक भी मुस्लिम नहीं था। ये वो सत्य बातें हैं जो लोग आपके सामने नहीं रखते हैं। कहते हैं कि ये चीज़ें अगर सामने आई तो लोगों में आपस में बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। हालांकि मुझे बहुत लोग पाकिस्तान से दिखते हैं, लेकिन किसी के बीच में कोई भी चीज़ मैंने ये नहीं कहा। ये जो सब कुछ दंगई। और यहाँ पर एक और बात वो बताती है, कहती है कि बाबा जैसे ही आग बुझती है ना, जो दंगई थे वो हमारी बड़ी बड़ी हवेलियों को गिराने में, यानी उन्हें अपने कब्जे में करने में लगे हुए थे कि फलाने सेठ की हवेली मेरी है, वो मेरा हिस्सा है। मैंने आग को ज़्यादा लपट दी थी। एक कहता है कि फलानी हवेली मेरी है, इतना हिस्सा मेरा है। ये तो वही कश्मीरी पंडितों जैसे हालात थे और ऐसा ही कश्मीर में हुआ। सोच कर देखिए, उसके बाद भी कश्मीर में हो गया ऐसा ही। ये बहुत बड़ी बात है। आज शाह आलमी बाज़ार तंग गलियों से घिरा हुआ है, एक भी पुरानी चीज़ें नहीं है, क्योंकि उसे जलाकर खाक कर दिया गया था, तहस नहस कर दिया गया था। सब लोगों का लाहौर में एक ही इरादा था कि एक भी हिंदू यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, और वो कामयाब होते हैं। एक देश का बंटवारा धर्म के पीछे हुआ था और कामयाबी उनके हाथ लगती है। वहाँ पर एक भी हिंदू नहीं बचा, कोई भी नहीं था। आज भी आप चेक कर सकते, बहुत मेहनत करी है मैंने इस स्टोरी को या इस घटना को जांच पड़ताल करने में। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बताती हूँ। जब वो सारी चीज़ें कहती है, उसकी आंखें नम होती हैं। जो पिता है बेटी को गले लगाकर कहता है कि बेटी, जब तुम्हारे साथ यहाँ इतना बुरा बीता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो वो कहती है कि बाबा आधी चीज़ें तो मुझे यहाँ पर देखकर याद आई हैं, आधी चीज़ें यहाँ देखकर मुझे दिमाग में आया है। उसके बाद वो अपने आत्मा रूपी शरीर का भी जिक्र करती है और कहती है उसके बाद मैं जो माँ है उसके गर्भ में आती हूँ, तभी मुझे हिंदी आती है। मैं हिंदी अच्छे से बोलना जानती हूँ, और मैं उपासना करती थी भोले बाबा की, तो वो भोले बाबा को भी जानती थी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब सोच कर देखिए, उसी ब्रिटिश कानून ने ये आग भड़काई थी, बंटवारा, उसी ने बंटवारे की आग यहाँ पर लगाई थी। और आज वहीं पर उन्हीं के घर में एक बेटी जन्म लेती है जिसके साथ ये सब कुछ बीती, और आज वो उनकी बेटी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात आपको बताऊं कि यहाँ पर एमा जो होती है यहाँ पर, अच्छा इसके बाद आपको बता दूं, जब बाप ने ये बातें सुनी, पिता ने 1982 में जब वो पाकिस्तान में रहते, वो कहते हैं कि मैं एक पल के लिए यहाँ पर नहीं रह सकता अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो। वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। 5 दिन हाजिरी देने के बाद बिना किसी से कुछ कहे वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो लंदन में अपना एक इंटरव्यू देते हैं। कुछ अखबार की लाइनें इनकी सुर्खियाँ बटोरती हैं, लेकिन बात कौन कितने दिन तक सुनेगा। लेकिन मैंने सच रखने की कोशिश की। यहाँ पर ये भी कहा उन्होंने कि जो पाकिस्तान की कानून है या हुकूमत है या जो भी वहाँ पर है, वो अपने बुरे व्यवहार को बिल्कुल भी लोगों के सामने नहीं रखना चाहती। हमें 5 दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया। 5वें दिन यहाँ से वो रवाना हो जाते हैं लंदन के लिए, यानी ब्रिटिश के लिए, और यहाँ से वो फिर कभी दोबारा नहीं आते। लेकिन एक दुख भरी खबर आती है। उसके बाद जो यहाँ पर एमा होती है, एमा इन सारी चीज़ों को भुला ही नहीं पाती है। माँ बाप ने तमाम कोशिशें की एमा को इन चीज़ों को भुलाने के लिए। एमा के लिए बहुत सारे डॉक्टर भी देखे गए, बहुत सारी चीज़ें की गई, उसे कई सारी चीज़ों से करा गया। लेकिन वो भोलेनाथ का नाम लेते लेते एमा, मैं आपको बताऊं, एमा 22 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चली जाती है। और केवल किस वजह से? वो कभी भी अपने दिमाग से बच ही नहीं पाई। वो यादें उसे जीने नहीं देती हैं। रात को सोते वक्त उसे घबराहट होती है और बार बार उसे यही दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं एक कमरे में बंद हूँ, उसका दम घुटता है और बहुत सारी चीज़ें जो उसे बिल्कुल भी जीने नहीं देती हैं और बहुत ही बुरा उसके साथ होता है। 1993 में एमा इस दुनिया को अलविदा कह देती है क्योंकि वो नहीं जी पाती है। 20 साल तक उसके अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं रहती है और वो पागल जैसा व्यवहार करने लगती है और खाने पीने से मोह तोड़
लेती है। और जब वो शुरुआत में उसके साथ ये चीज़ें बढ़ती चली गई, शायद माँ बाप का कहना था, जो जिम थे, यानी उन्होंने कहा कि अगर हम एमा को पाकिस्तान नहीं लेकर जाते, लाहौर लेकर नहीं जाते, तो ये यादें उसके दिमाग में नहीं आती और शायद आज हमारी बेटी इस दुनिया में होती। लेकिन डॉक्टरों के कहने पर वो वहाँ पर गए। एमा आज हमारे और आपके बीच में नहीं है। वो कहती है कि मेरे पिता रूपचंद, उसको वो याद करती करती वो सब कुछ स्वीकारती हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से लड़ ही नहीं पाती है और इस दुनिया को अलविदा कह देती है 1993 में। दोस्तों, क्या कहोगे इस घटना के बारे में? ये वो जख्म कुरेदती है, कितने लोगों के साथ गलत हुआ। वहाँ पर इतने बड़े बड़े व्यापारी थे, किसी किसी की हवेली तो आज भी इंतज़ार करती है। एक चीज़ आपने देखी, आप पाकिस्तान चले जाइए, आपको खंडर मंदिर दिख जाएंगे। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जो खंडर पड़े हुए हैं, लेकिन भारत में कहाँ ऐसी मस्जिद है जो खंडर है, एक आदि को छोड़कर। और पाकिस्तान में हर गलियारे में आपको मंदिर खंडर हुआ पड़ा मिल जाएगा। ये हकीकत है, ये वो सच है जिसे लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, वो भी पाकिस्तान के। यहाँ की जो आपको बताऊँ मस्जिद हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में उन लोगों को बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान में बचाने वाले बहुत थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोग थे जो सुरक्षा कर रहे थे, मंदिरों के द्वार खोल दिए थे, मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए थे। ये सोचने वाली बात है, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। ये घटना बहुत जख्म को रेतती है। जो जिन्ना था या जिसने भी अपना हक मांग लिया, या उसका हक था या नहीं था, लेकिन करोड़ों लोगों की जान देखी। मैं आपको बताऊं, उस बंटवारे में 20 लाख लोग गए थे इस दुनिया से। एक झटके में 20 लाख लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया था और उन्हें आसान तरीके से नहीं भेजा गया था। उनके साथ बहुत क्रूरता की गई थी, बहुत बुरी तरह से। ये वो सच है जो हमें झंझोर कर रख देता है, दुख देता है, तकलीफ़ देता है, लेकिन फिर हम सोचने पर उतारू हो जाते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर बचाने वाले बहुत थे, वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं था। केवल लूट पाट, दंगई और बहुत कुछ करने वाले। ये तो एक बेटी की कहानी है, जाने कितनी बेटियां हैं। एक पिता ने तो अपनी बेटी को घर में ही छोड़कर उसे जहरीला पदार्थ दे दिया था। ये कहानी पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, कभी फुर्सत मिले तो सर्च करके ज़रूर सुनना, वो वहीं पर रह जाती है। तो क्या कहोगे? जो भी राय है अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बड़ी घटना है जो इतनी देर में मैं आप लोगों के सामने रख पाई। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।